ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में ज़ूम सेशन जब हमारा चल रहा था तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर फेसिंग प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन and the related topics as they said that they have forgotten the previous definitions or the concepts. So here's a revision tutorial or may call it lecture if you want. स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस से। ये हमारे लेक्चर 1 के पार्ट 2 में से है। जो लेक्चर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीटली कवर कर चुके थे। सेकंड पार्ट के जब इस हिस्से पे हम पहुंचे थे तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेड के उनको वेरिएंस वाले टॉपिक के साथ प्रॉब्लम है, सो रिवाइज कर दिया जाए सो दैट दे कैन गो इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। The first thing that we have here in front of us is the expected value. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कोई नई चीज नहीं है हमारे पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली वही सेम कहानी है जिसको हम मीन का नाम या एवरेज का नाम, अरिथमेटिक मीन का नाम देकर आ चुके हैं पहले। सो वही सेम चीज है कि जिस तरह हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा सेट है, कोई भी डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास और हम उनका एवरेज ले रहे हैं, अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं या सिंपल मीन ले रहे हैं, तो मीन से मुराद हम उन डेटा पॉइंट्स का, उस डेटा सेट का सेंट्रल पॉइंट देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सा नंबर है जिसके आसपास मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो लाई करता है, मौजूद है। कौन सा नंबर है जिसके करीब करीब ज्यादातर डेटा जो है वो हमारा मौजूद है, या कौन सा नंबर है जो हमारे तकरीबन डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, बीच वाला नंबर है। तो अगर आप लोगों को याद हो कि हम जब मीन फाइंड किया करते थे तो हम मीन इस तरह से कैलकुलेट करते थे। हम सिंपल ये करते थे कि मीन के लिए हम साइन अगर म्यू की यूज करते थे तो हम कहते थे कि मीन इज द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सो अगर हमारे पास नंबर्स होते थे, से फॉर एग्जांपल नंबर्स को अगर हम एक्स से शो करते थे कि ये हमारे नंबर्स हैं, अब इनका मीन अगर हम निकालते थे तो हमारे पास ये होता था कि 2 + 4 + 3 और टोटल हमारे पास 5 नंबर हैं तो हम टोटल नंबर 5 से डिवाइड कर देते थे। सो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा, दैट वुड बी सम 6 + 3 9 + 5 14 and 8 would be 22 divided by 5। सो 22 डिवाइडेड बाय 5 जो भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू निकलेगी इसकी, ये हमारे पास मीन हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि हमारे पास तकरीबन जो डेटा पॉइंट्स हैं, तकरीबन जो भी वैल्यूज हैं, वो 22/5 जो भी फ्रैक्शन बन रहा है, जो भी डेसिमल वैल्यू बन रही है, उसके आसपास जो हमारे नंबर हैं वो लाई करते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक वेटेड मीन पढ़ा था। वो वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर 2 4 3 5 8 व्हाटएवर जो भी नंबर है ये लिखे हैं, ये हमारे पास क्या है कि इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 थी। यानी कि ये सब नंबर एक बार आए थे, ये नंबर्स रिपीटिव नहीं थे। हमने वेटेड मीन के लिए पढ़ा कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि जो हमारा डेटा है, इनके जिसको अभी हमने एक्स का नाम दिया है, से फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह से हो कि 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है, 4 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 3 जो है वो हमारे पास सम 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 हमारे पास 2 या 3 बार आया है, 8 जो है हमारे पास वो 2-3 बार आया है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है। सो अगर हम यही वाला तरीका करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे कि 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से करेंगे। यानी कि ये जो 2 है इसको 3 बार ऐड करेंगे, फिर 4 को 2 बार ऐड करेंगे, 3 को 4 मरतबा ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 4 मरतबा 3 जो है वो रिपीट हुआ है। हमारे डेटा में 4 बार 3 3 3 मौजूद है। 5 को हम 3 बार ऐड करेंगे, 8 को हम जो है वो 3 बार ऐड करेंगे। दिस इज 8। हाँ, ओके।
तो हमने कहा था कि यही तरीका हम इस तरह से कर सकते हैं ना, अगर हम 2 को 3 बार ऐड कर रहे हैं, दैट वुड बी द सेम थिंग अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, because like 2 + 2 would be 6 and 3 times 2 would again be 6. इसी तरह हमने कहा था कि 4 को 2 बार ऐड करने के बजाय हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी एक ही बात है। और 3 को 4 मरतबा ऐड करवाना या 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा देना, 5 को 3 बार ऐड करना या 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, इसी तरह 8 को 3 बार ऐड करना या 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ये एक ही बात है। द कंक्लूजन, द रिजल्ट वुड बी द सेम। लेकिन हमने क्या कहा था कि जब इस तरह से कर रहे हैं, अब हमारे टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है इंस्टेड ऑफ 5। पहले हमारे पास सिर्फ 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, अभी हमारे पास टोटल 15 नंबर है, तो हम अखलाकन इसको 15 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके को जब हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा था, तो वो हमने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया था कि हमारे पास इसका जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, वो हमने कहा कि इस तरह से हो जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पर हमने 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, तो 2 हमारा एक्चुअल नंबर था, जो हमारा x की वैल्यूज था, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, और ये 3 टाइम्स जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली 2 अपीयर्ड इन द डेटा। सो हमने कहा कि आप क्या करें, x1 उठाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें जो कि f1 होगी, फिर क्या करें, उसमें ऐड करें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, ऐड करें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड विथ इट्स फ्रीक्वेंसी, ऐड करें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड द लास्ट नंबर टाइम्स इट्स फ्रीक्वेंसी। और सबको डिवाइड किससे करें? अब हमारे पास देखें 3 नंबर ये हैं, 2 नंबर ये हैं, 4 ये नंबर हैं, 3 नंबर ये हैं और 3 ये हैं। तो दिस इज 3 + 2 5 और 4 is 9 और 6 is 15। तो टोटल ये हमारे पास नंबर्स जो हैं 3 2 4 3 और 3, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं इन नंबर्स की। सो हमने डिवाइड जो लास्ट में करवाया वो हमने किससे करवाया? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने डिवाइड करवाया, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है हमारे पास पूरे डेटा सेट के जितने भी नंबर हैं, वो जितनी भी बार आ रहे हैं उन सब का अगर हम सम करेंगे तो हमें टोटल नंबर मिलेगा। ठीक हो गया? So sum of the frequencies would be the total number of the elements or the total number of the data points in that data set. So इसको अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिख रहे हैं मजीद, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि summation of all the data points times their frequency और divided by n, क्योंकि हमने sum of the frequencies को n का, तो हमारे पास म्यू जो है वो इस तरह से, यानी कि हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला बना वो यही फॉर्मूला बना कि हमारे पास sum of the every individual data point times their frequency divided by n, यानी कि हम हर डेटा पॉइंट लेंगे, कितनी बार वो डेटा में शामिल है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इन सब पॉइंट्स को हमने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आखिर में हम इनका सम ले लेंगे, सबको ऐड कर देंगे आपस में और उनको डिवाइड करवा देंगे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स के साथ हम इसको डिवाइड करवा देंगे। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, सो व्हाट इट्स टेलिंग, ये देखें, यही फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइडेड बाय n, क्योंकि इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो f i
डिवाइडेड बाय n हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एंड सो ऑन। ये आई हमारे पास डेफिनेटली 1 2 3 4 होगा, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। सो एफ आई वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय n एंड सो ऑन। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ f1 डिवाइडेड बाय n, यानी कि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि 3 जो कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास पहले नंबर यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, हम 3 को डिवाइड करने जा रहे हैं किसके साथ, n के साथ, जो कि टोटल नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स है, यानी कि सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसीज हैं। सो 3 को हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं, दिस वुड बी समथिंग व्हाट if I calculate it, so this would be 0.2। सो हम इस कॉलम में क्या कर रहे हैं, हर पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी उठा के उसको टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4 की, सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 15 के साथ, हमें कोई ना कोई जवाब मिलेगा। दैट आंसर वुड बी प्रोबेबली that is 0.13 एंड सो ऑन। सो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज के साथ। सो ये चीज हमने कहीं पर देखी थी ना कि हम किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ से फॉर एग्जांपल एन इवेंट ए को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जितनी भी होती थी उसको हम सैंपल स्पेस कहते थे, या हम इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे, जो हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस है हमारे पास, तो इसको हम कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए। इसी तरह से हमने, क्योंकि हमने क्या प्रोबेबिलिटी की जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली अप्रोच पढ़ी थी उसमें हमने यही कहा था कि हम क्या करते हैं, किसी भी इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 0.2 बना है या 0.13 बना है, ये हमारे पास क्या है, इस नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी, ये इस नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन, इस तरह से बना है। तो यानी कि अगर हमारे पास एफ आई डिवाइडेड बाय एन जितने भी हैं, ये हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी बनेंगी उस पर्टिकुलर नंबर की, यानी कि फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन है, तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नंबर। देन सेकंड नंबर की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन है, तो मतलब वो सेकंड नंबर की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो इसी चीज को अगर हम लिख रहे हैं, तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ एक्स आइज टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आइज। हर एक्स आई को, हर पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को, हर नंबर को हम उसकी करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर नंबर को उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उस नंबर की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हर नंबर को अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो भी जवाब आ रहा है उसका हम सम ले रहे हैं। सो यही हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा मीन का, वो यही बन जाएगा कि हम क्या ले रहे हैं, सम ले रहे हैं हर डेटा पॉइंट मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रोबेबिलिटी का। अब जो नई बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है, हम सिर्फ नोटेशन नया यूज कर रहे हैं। इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कहा कि जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास जो है डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो बिल्कुल हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक है। हमें नहीं पता कि हम कोई भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, चाहे हम डाई को रोल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
तो उसके जितने भी आउटकम्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल हैं। सो हमने ये कहा था कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे पास वो टोटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कॉइन के दो ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसके ऑप्शंस हमारे पास वेरिएबल हैं, कांस्टेंट ऑप्शंस नहीं आएंगे कि हमेशा हेड आता रहेगा या हमेशा टेल आता रहेगा। लेकिन वो जो आउटकम्स हैं वो वेरिएबल तो हैं, वेरिएबल के साथ साथ वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं, तो हम उनको रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं। अब हमने कहा कि इन वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हम एक फंक्शन है हमारे पास कि इसके हमेशा जो भी आउटकम्स निकलेंगे, सही है, वो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान निकलेंगे। और दूसरा हमने कहा था कि इनके जितने भी प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स आएंगे हमारे पास, जितनी भी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की आएंगी उनका सम हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो हमने इस तरह का एक फंक्शन डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी का जो असाइनमेंट है वो हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। हमने कहा कि ये एफ हमारे पास फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो क्या करता है हमारे पास कि जो भी हमारा सैंपल स्पेस है वहां से हमें, क्योंकि हम इसको रैंडम वेरिएबल पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम रैंडम वेरिएबल जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास सैंपल स्पेस से डेटा उठाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटकम्स जो है वो देगा। यस, सो हमने सिंपली क्या किया था कि एफ ऑफ एक्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि हमें ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं कि रैंडम वेरिएबल कोई पार्टिकुलर एक्स वैल्यू ले रहा है। ये बात हमने की थी। सो अब अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब है कि क्या चांसेस हैं कि हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है। अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ 2, तो इसका मतलब कि क्या चांसेस हैं कि रैंडम वेरिएबल जो भी हमने डिफाइन किया है उसके वैल्यू जो है वो 2 है। सो जिस तरह से हमने किया था, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेरिमेंट हमारे पास है 2 टाइम्स कॉइन टॉसिंग का, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि हम या तो दो हेड्स आ रहे हैं, हेड टेल आ रहा है, या टेल हेड आ रहा है, या फिर दो बार टेल आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम रैंडम वेरिएबल अपना डिफाइन कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हमने x नाम दिया है, y नाम दिया है, व्हाटएवर जो भी नाम दिया है, और हम कह रहे हैं कि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। सो ये रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो वैल्यूज लेगा वो क्या लेगा कि या तो हमारे पास 0 हेड आ सकते हैं, 0 हेड का मतलब है हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो टेल टेल आएगा, या हमारे पास 1 हेड आ सकता है, यानी कि हेड देन टेल, या पहले टेल देन हेड, या फिर हमारे पास दो वैल्यूज लेगा यानी कि दोनों हेड आएंगे। ठीक हो गया। सो हमारे रैंडम वेरिएबल की ये तीन वैल्यूज आ सकती हैं। कैपिटल एक्स के साथ जो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन की है उसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास यानी कि रैंडम वेरिएबल की दूसरी पॉसिबल वैल्यू 1 है, एक हेड, और रैंडम वेरिएबल की तीसरी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 2 है। अब अगर यहाँ पर हम इसका मीन निकालना चाह रहे हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इस रैंडम वेरिएबल x की, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, तो हेड आने की कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हमारे पास कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितना चांस है कि हमारे पास हेड जो है वो कितने आ सकते हैं। ठीक है, कितने हेड आने का चांस है हमारे पास अगर हम दो बार रिपीट कर रहे हैं कॉइन टॉस को। तो हमने अभी अभी उसका फॉर्मूला सीखा कि वो किस तरह से होगा, हमारे पास सम ऑफ एक्स आई टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई होगा। ये एफ ऑफ एक्स आई सिंपल हमें क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स आई है। ठीक है, सो पीछे जो हम करके आए उसमें हमने यही चीज लिखी कि हमारे पास क्या था, सम ऑफ एक्स आई टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई को हमने सिर्फ नाम दिया है, शो किया है एक नए नोटेशन एफ ऑफ एक्स आई के साथ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ हमने उसको शो किया, हमने कोई नया काम नहीं किया। ठीक हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज तो हैं 0 1 2 हैं, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें अगेन चाहिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज देखते हैं सबकी, तो टेल टेल आने के चांसेस हमारे पास कितने हैं, 1/4 यानी कि 0.25। सिमिलरली हेड टेल और टेल हेड यानी कि x2 टू बी 1 यानी कि एक हेड आने के चांसेस हमारे पास क्या है, 1/4 चांसेस इसके 1/4 इसके, तो 1/4 प्लस 1/4 वुड बी 2/4 यानी कि 0.5 चांसेस है। सिमिलरली हेड हेड आने के हमारे पास यानी कि x की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टू बी 2 यानी कि नंबर ऑफ हेड्स 2 होने के चांसेस हमारे पास 1/4 हैं, तो दिस वुड अगेन बिकम 0.25। अब हमने क्या करना है कि हर पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.25 के साथ, ऐड करेंगे उसमें वन हेड आने के चांसेस यानी कि 0.5 के साथ, प्लस करेंगे 2 हेड को मल्टीप्लाई बाय 2 हेड के चांसेस दैट इज 0.25 के साथ। सो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस वुड बी 0.5 क्योंकि 1 टाइम्स 0.5 इज 0.5 प्लस 2 टाइम्स 0.25 इज अगेन 0.5। सो हमें मिल जाएगा 1 यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 1। हम कह रहे हैं कि हमारे पास मीन जो आया है किसका, रैंडम वेरिएबल x का। रैंडम वेरिएबल x हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स का, तो हम कह रहे हैं कि ऑन एवरेज हमारे पास एक हेड आएगा अगर हम 2 बार कॉइन को टॉस करते हैं। ऑन एवरेज हमारे पास एक हेड आएगा, एक से कम भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन ऑन एवरेज हमारे पास जो है वो 1 हेड आएगा। ये था हमारे पास सिंपल मीन, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग दैट पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल। अब अगर हमारा मीन क्लियर है, तो नेक्स्ट थिंग इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो लेट अस गेट इनटू दैट। सो ये हमारा हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आते हैं वेरिएंस की तरफ। जब हमने शुरू में लाइक चैप्टर 3 में जब किया था, तो चैप्टर 3 में हमने ये चीज समझी थी कि देखें जब हम डेटा को पर्टिकुलरली समझ लाइक अच्छे तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि डेटा का देखते हैं कि डेटा का सेंट्रल पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट उसका क्या है, और उसके बाद हम उसका स्प्रेड देखते हैं कि वो हमारा डेटा जो है वो किस तरह से फैला हुआ है, क्या वो मीन के ज्यादा करीब करीब है, वो मीन से ज्यादा दूर है। जिस तरह हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर हम डेटा पॉइंट्स लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 9 10 11 12 और 8, अब इस डेटा का भी हमारे पास जो मीन है वो 10 है, लेकिन इसके साथ अगर हम डेटा पॉइंट्स लेते हैं -10 0 10 20 और मे बी 30 भी इसमें शामिल कर दें, सही है, तो इसका भी हमारे पास जो मीन आएगा वो 10 आ जाएगा होपफुली, अदरवाइज इसमें से 30 को आप माइनस कर लीजिएगा, सही है। तो फर्क क्या है कि हमारे पास इस डेटा का जो स्प्रेड है वो कम है। यहाँ पर मीन और 9 के दरमियान जो डिफरेंस है वो -1 का है, मीन और 8 के दरमियान जो डिफरेंस है वो -2 का है। सिमिलरली मीन और 11 के दरमियान डिफरेंस 1 का है, और मीन से लेकर 12 तक का डिस्टेंस 2 का है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मीन वैल्यू से लेकर उससे एक नंबर पीछे तक 10 का डिफरेंस है, ठीक है, और इसी तरह एक नंबर आगे तक भी 10 का डिफरेंस है, यानी कि इस डेटा का जो स्प्रेड है, ये डेटा जो है वो मीन से ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है इन कंपैरिजन टू दिस डेटा। तो हम जब वेरिएंस निकालते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो उसमें सिंपल हम यही देखते हैं कि डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा दूर हैं या करीब हैं, खास तौर पे वो अपने एवरेज से, अपने मिड पॉइंट से, अपनी सेंट्रल वैल्यू से वो ज्यादा दूर दूर
फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, या उसके करीब करीब क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं। ठीक हो गया। सो अब हम जब पहले निकाल रहे थे अपना वेरिएंस निकाल रहे थे चैप्टर 3 में, तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। हमने कहा था कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर के साथ शो करते हैं, स्मॉल सिग्मा के साथ उसका स्क्वायर देते हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो भी कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, जितने भी नंबर हैं हमारे डेटा पॉइंट्स जितने भी हैं, उन डेटा पॉइंट को की डेविएशन देखें मीन से। ठीक है, यानी कि देखें कि मीन से वो नंबर कितना दूर है। अगर हम किसी भी नंबर से मीन माइनस कर रहे हैं या मीन को किसी भी नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, उसकी डेविएशन देख रहे हैं कि हाउ मच अवे दैट पर्टिकुलर नंबर इज फ्रॉम द सेंट्रल नंबर, फ्रॉम द मीन। हम उस नंबर को देखते हैं कि कितना दूर है। अब क्या है कि इन सब डेविएशंस का हम सम करते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास नंबर्स इस तरह से हैं, फॉर एग्जांपल हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये 8 है, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, और इनका मीन अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास 10 है। अब अगर हम इन सब की डेविएशंस ले रहे हैं, यानी कि हम हर पर्टिकुलर नंबर में से मीन को माइनस कर रहे हैं, तो मीन हमारे पास 10 है। अगर 8 में से 10 माइनस करेंगे तो वी वुड गेट -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो हमने क्या कहा कि हम जब वेरिएंस देखना चाह रहे हैं तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, ऑन एवरेज डेविएशंस देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितनी डेविएशन आ रही है, कितना चेंज आ रहा है। तो ऑन एवरेज देखना चाह रहे हैं तो हम टोटल नंबर से डिवाइड करवाएंगे फॉर श्योर। सही है। अब क्या है कि हम इन सब डेविएशंस को सम करेंगे और उसको डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर के साथ। लेकिन जब इसको हम सम करेंगे तो देखें -2 एंड 2 वुड गेट कैंसिल, 1 एंड -1 वुड गेट कैंसिल। सो हमारे पास सम जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए, और दूसरी वजह ये है कि हम जब देख रहे हैं डेविएशन तो हम देख रहे हैं कि मीन से वो पर्टिकुलर नंबर कितना दूर है। ठीक है, अगर ये हमारे पास से फॉर एग्जांपल डेटा है पूरा स्प्रेड, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, ये मीन है डेटा का। ठीक है, और पर्टिकुलर नंबर को मैं देख रहा हूं कि ये नंबर जो है वो डेटा से कितना, मीन से कितना दूर है, या ये वाला नंबर जो है वो मीन से कितना दूर है। तो हमारा मानना ये है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो दोनों पर्पस के लिए, अब नॉन नेगेटिव के लिए हम मोड भी यूज कर सकते हैं, बट मोड वाली टेक्निक जो है वो अलग है, उस पे बात अभी नहीं कर रहे हैं हम। सही है। सो एक तो इस चीज को रिमूव करने के लिए कि हमारे पास सम ऑफ द डेविएशंस जो है वो हमेशा 0 आ जाता है, इसको ओवरकम करने के लिए, और दूसरा इस चीज के साथ कंप्लाई करने के लिए कि दैट आवर डेविएशन शोज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू दैट पर्टिकुलर नंबर, तो हम क्या करते हैं, इन सब डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं। हम हर पर्टिकुलर नंबर, जो भी नंबर हमारे पास है, जो भी डेटा पॉइंट है हमारे पास, उसको मीन से देखते हैं कि कितना दूर है वो मीन से, उसका डिस्टेंस देखते हैं, उस डिस्टेंस को स्क्वायर करते हैं, और इन सब डिस्टेंसेस का सम लेते हैं। उस सम को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के साथ। तो ये हमें क्या बताता है, एवरेज देता है स्क्वायर्ड डेविएशंस के सम का। हम वेरिएंस का फॉर्मूला भी, हम वेरिएंस की डेफिनेशन भी हमने यही कहा था कि वेरिएंस हमारे पास क्या है, सो स्क्वायर्ड डेविएशंस की हमारे पास एवरेज है। अब क्या है कि ये चीज तो हमारे पास इजीली कैलकुलेटेबल है, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हम इसी जगह पर करते हैं इसी एग्जांपल का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास वेरिएंस के लिए हम एक और कॉलम बना लेंगे यहीं पे। सो हमने डेविएशंस ले ली, डेविएशंस का स्क्वायर कर लेते हैं, या लेट मी ड्रॉ कॉलम एट दिस साइड इफ आई कुड पॉसिबली डू।
सो हम क्या कर रहे हैं, यही x माइनस म्यू जो भी डेविएशन है उनका स्क्वायर कर रहे हैं. दिस इज अ 2 एक्चुअली, यू नीड टू अग्री. हाँ, अब -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 1 एंड दिस वुड बी 4. सो हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 5 + 1 6 और 4 10. तो हमारे पास स्क्वायर डेविएशन का जो सम आया वो हमारे पास 10 आ गया टोटल. ठीक है जी. अब हम इसका अगर वेरिएंस निकालने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सारे 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 1 2 3 4 5 है. 5 के साथ हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं. सो हमारे पास जो वेरिएंस मिलेगा वो हमें मिला 2. अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो है, चलें अभी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ इसको लिंक नहीं कर रहा सो दैट थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. आ जाए जी, हमें वेरिएंस मिल गया इसके लिए. अब बात करते हैं, अगर हमारे पास डेटा जो है वो रिपीटिव है, यहाँ पर हमारे पास 8 9 10 11 12 सब जो है वो एक एक बार थे, एक से ज्यादा मर्तबा नहीं थे. ठीक हो गया. अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है या हमारे पास डेटा ऐसा है जिसमें नंबर्स जो है हमारे वो रिपीटिव हैं, यानी कि 8 जो है हमारे पास कोई 10 मरतबा आ रहा है, 9 जो है वो हमारे पास 4 मरतबा आ रहा है, 10 हमारे पास 10 मरतबा आ रहा है, 5 मरतबा आ रहा है, 11 हमारे पास इसी तरह से रिपीट हो रहा है, देन व्हाट वी वुड डू. सो हमने इसके लिए पढ़ा था कि हम और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हर उस नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड में. सिंपल. तो क्या हो जाएगा, जब हम इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वही पुरानी टेक्निक देखें. अगर हमारे पास 8 दो बार आ रहा है तो 8 में से अगर हम एवरेज को, मीन को माइनस करेंगे तो हमें दो बार जो है वो -2 मिलेगा. -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा एक बार, 4 आएगा दो बार. अब हम इन सब को अगर सम करेंगे तो हमने 4 को दो बार सम किया, तो हम ये लिखें कि 4 + 4, या हम लिखें 4 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2, बोथ आर द सेम थिंग्स. सो अगर इसी फॉर्मूला को देखें तो अगेन हमारे पास वही चीज बनती है कि ये क्या बनेगा हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर डेविएशन डिवाइडेड बाय n, ऐसे ही है. मैं इसको fx नहीं लिख रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर डेविएशन को, नहीं डेविएशन नहीं, डेटा पॉइंट. हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, x मेरा डेटा पॉइंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं f ऑफ x नहीं लिख रहा, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे. f ऑफ x हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. हाँ, याद रखना है. और उसका मतलब क्या है हमारे पास, उसका मतलब ये है कि f ऑफ x का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि जो भी मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी वैल्यू x है उस वक्त, यानी कि f ऑफ 1 वुड बी कि क्या चांसेस हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है. सो दिस इज नॉट f ऑफ x, लेट मी राइट इट द प्रॉपर वे, दिस इज f कह दें इसको सिंपल. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो हम क्या कह रहे हैं कि पर्टिकुलर x ले रहे हैं, कोई भी x ले रहे हैं, xi कर दें बेशक, इसको x1 में से मीन को माइनस कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 की फ्रीक्वेंसी के साथ, x2 में से मीन को माइनस कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x2 की फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड सो ऑन. अब ये डिवाइड वाला n टोटल को डिवाइड करे या पर्टिकुलर इस पार्ट को डिवाइड करे, बोथ आर द सेम थिंग्स. हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से कर सकते हैं. सो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा कि सम ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर टाइम्स, ये हमारे पास अगेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हर डेटा पॉइंट की. तो हम जानते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रोबेबिलिटी को शो करती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हर डेटा पॉइंट. और प्रोबेबिलिटी को अभी अभी हमने कहा कि हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ लिखेंगे, तो हम इसको हटा के इसकी जगह प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख देंगे ऐसे. तो अभी हमने इस लेक्चर में जब बात की तो हमने कहा कि वेरिएंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सिंपल. यानी कि जो हमारा पहला वेरिएंस का फॉर्मूला था हमने उसी को नए नोटेशन के साथ, क्योंकि उस टाइम हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी थी, तो हम उस टाइम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n कर रहे थे. अभी उसी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n को हमने प्रोबेबिलिटी का नाम दे दिया. सो सिंपल थिंग. तो आ जाए देखते हैं कि वेदर रियली इट बिकम्स द सेम थिंग. हमने यहाँ पर तो 2 निकाला, देखते हैं कि इस अप्रोच के साथ भी 2 आता है या नहीं आता. सही है जी. ये चीज तो, ये कॉलम तो हमारे पास यही सेम रहेगा.
अब हमने क्या देखना है कि हमने प्रोबेबिलिटीज देखनी है सब नंबर्स की, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूं जिसमें मैं हर नंबर की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहा हूँ, अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास क्योंकि डेटा सारा 1 टाइम है, सो हमारे पास इक्वली लाइकली चांसेस आएंगे। देयर इज नो लाइक नो बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 सब एक ही बार है, हमारा डेटा रिपीटिव नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा कि 8 एक बार आ रहा है आउट ऑफ 5 नंबर्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। 9 भी एक बार आ रहा है आउट ऑफ 5, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी। सिमिलरली 10 की भी 1/5, 11 की भी 1/5, 12 की भी 1/5। सो दे मेक नो अफेक्ट ऑन द थिंग के वही कहानी हमारे पास हो जाएगी कि हम कोई भी नंबर ले रहे हैं उसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कोई भी नंबर उसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो अगेन 1/5 टाइम्स प्लस 1/5 प्लस 1/5 would lead us to 1। सो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको रहने दें। We would do it in an other example। ओके जी, सो हमारा वेरिएंस वाली कहानी जो है वो सॉल्व हो गई कि हमने वेरिएंस जो है इसी तरीके से निकाल दी, घूम फिर के हमने वही पुराना वाला तरीका यूज किया और हमें वेरिएंस मिल गई। ठीक है जी, आई होप अब वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बात कर ली कि भाई वेरिएंस हमारे पास डेटा का स्प्रेड बता रहा है कि डेटा जो है वो मीन से, अपने सेंट्रल पॉइंट से कितना डेविएटेड है, कितना दूर है। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एक नई चीज की, जो स्टैंडर्ड डिविएशन के नाम से हम बात कर रहे हैं। सो सी देखें, हमने अभी अभी जब वेरिएंस निकाला तो एक हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है कि वेरिएंस जो है वो हमारे पास स्क्वायर्ड फॉर्म में है, लेकिन डेटा जो है वो हमारे पास स्क्वायर्ड फॉर्म में नहीं है। यानी कि अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा जो केस हमने कोई भी लिया हो वो इस तरह से है कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और एक्स जो है वो उनकी में भी पॉकेट मनी को शो कर रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टूडेंट की पॉकेट मनी 10 है, दूसरे स्टूडेंट की 15 है, तीसरे स्टूडेंट की हमारे पास 20 है, और चौथे स्टूडेंट की 25 है, पांचवें स्टूडेंट की में भी 30 है। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास इस डेटा का जो मीन निकलेगा दैट वुड बी प्रोबेबली 20, यानी कि ऑन एवरेज हर बच्चे के पास 20 रुपीज है पॉकेट मनी। ठीक हो गया। अब अगर हम इसका वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस हमारा किस तरह से आ जाएगा कि दैट वुड बी x माइनस म्यू, और x माइनस म्यू के स्क्वायर्स लेते हैं हम। सही है। सो x माइनस म्यू जब हम करेंगे तो दैट वुड बी -10, -5, 0, 5 एंड 10, और उनके स्क्वायर्स हमारे पास आ जाएंगे 100, 25, 0, 25, 100, और इसका सम अगर हम कर लेंगे तो दैट वुड बी 250, सो 250। ठीक है। अब अगर हम वेरिएंस निकाल रहे हैं तो वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सब का सम जो कि 250 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 5, सो दिस वुड बिकम 50। लेकिन ये क्या थी हमारे पास, एक्स हमारे पास क्या था, इट वाज रुपीज फॉर एग्जांपल ना। सही है। तो और अब मीन जो है हमारे पास वो भी 20 रुपीज था। सो रुपीज माइनस रुपीज वुड अगेन हैव द यूनिट सेम रुपीज, उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास रुपीज स्क्वायर, रुपीज स्क्वायर। अब यहां पर हमने क्या किया, रुपीज स्क्वायर को डिवाइड किया नंबर के साथ, 5 इज अ नंबर यूनिट लेस। ठीक है। तो हमारे पास जो अगेन लास्ट में यूनिट बचेगा दैट वुड बी 50 रुपीज स्क्वायर, और हमें पता है कि रुपीज स्क्वायर डज नॉट मेक सेंस। सही है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनका जो आपस में गैप है, जो मीन से नंबर दूर है, यानी कि एवरेज जो पॉकेट मनी मिल रही है 20, उससे जो डिफरेंस आ रहा है, उससे जो दूरी आ रही है बच्चों के पॉकेट मनी में, वो 50 रुपीज स्क्वायर आ रहा है, बिकॉज रुपीज स्क्वायर इज नॉट अ एक्सेप्टेबल यूनिट। हमें समझ में नहीं आ रहा, इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि रुपीज स्क्वायर का क्या मतलब है।
तो इस चीज से बचने के लिए हम एक नई नोटेशन यूज करते हैं, हम सिंपली स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपने वेरिएंस का। सो सिग्मा स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा आ जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, वेरिएंस जो भी हमारे पास आई हुई होती है उस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम अगेन वही बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं डेविएशंस की, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि मीन से हमारा पर्टिकुलर नंबर कितना दूर है, कितना स्कैटर्ड है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है, हमारा गैप जो है, हमारा डिफरेंस जो है, दैट मस्ट ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। इस स्क्वायर रूट को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड है, स्पेलिंग को माफ कीजिएगा। हाँ, हमारे पास जो भी वेरिएंस आता है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता हूँ तो दैट वुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ 50, जो कि हमारे पास बनेगा if I can find the square root, so this would be square root of 50 is some 7.07। हाँ, अब रुपीज स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारा यूनिट जो है वो एक्सेप्टेबल यूनिट यानी कि अगेन रुपीज बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एवरेज पॉकेट मनी था वो 20 था, और हम कह रहे हैं कि बाकी जो पॉकेट मनीज हैं, बाकी जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, वो तकरीबन 7.07 के डिस्टेंस से हैं, इतनी दूरी से लाई करते हैं तकरीबन। सही है, या फर्स्ट हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारे पास 7.07 है। ठीक हो गया। तो ये चीज जो हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाल रहे हैं हम, वो इस वजह से निकाल रहे हैं कि हमारा जो यूनिट आ रहा है वो हमारे पास ऐसा आ जाए कि हमें समझने में, इंटरप्रेट करने में आसानी हो जाए। ठीक है। सो हमने दो चीजें सीखी कि वेरिएंस हम किस तरह से निकाल रहे हैं। हमने कहा कि हम सारी डेविएशंस ले रहे हैं कि मीन से कितना दूर है हर नंबर की दूरी देख रहे हैं मीन से, उन डेविएशंस को हम स्क्वायर कर रहे हैं, उन स्क्वायर्स का सम ले रहे हैं, उस सम को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर के साथ, तो ये हमारा वेरिएंस बन रहा है। अगर नंबर्स हमारे रिपीटिव हैं, यानी कि 10 जो है हमारे पास 2-3 बार आ रहा है, 15 हमारे पास 3-4 बार आ रहा है, 20 हमारे पास 2-4 बार आ रहा है, 25 हमारे पास कोई 5-6 बार आ रहा है, 30 हमारे पास कोई 5-6 बार आ रहा है, तो फिर हम इसके साथ सिर्फ सम ऑफ द डेविएशन स्क्वायर नहीं लेते, हम डेविएशन स्क्वायर्स को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सम लेते हैं। ठीक हो गया। सो ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें जी। सो हमारा वेरिएंस हो गया, और वेरिएंस के साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब आ जाए एक एग्जांपल कर लेते हैं दैट वुड फर्दर इंशाल्लाह क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर डीलिंग विद। सो हम क्या कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सम रैंडम वेरिएबल x। हमारे पास रैंडम वेरिएबल है x जिसकी वैल्यूज हैं 3, 6 एंड 9, और उसके साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है कि हमारे पास जो 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.25, 6 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.50 है, और 9 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। यानी कि ये हम f of x की बात कर रहे हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x हैज सम सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू x। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल जो है हमारा x उसकी वैल्यू 3 है। क्या चांसेस हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 है, और क्या चांसेस हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 9 है। ठीक हो गया। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें सिंपल ये चीज, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको गिवन है, आप सिंपल क्या कह रहे हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएं, यानी कि सिंपल इसका एवरेज बताएं, इसका मीन बताएं।
ठीक हो गया। सो हम अभी अभी पढ़ के आए कि मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हर पॉइंट को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सम मिसिंग है, आई एम सॉरी। सो द एक्चुअल फॉर्मूला वुड बी दिस वन, कि हम हर डेटा पॉइंट लेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उसके साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम लेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट डेटा पॉइंट 3 है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लें तो 3 टाइम्स 0.25 इज 0.75। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हमारे पास है 6। सेकंड रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रैंडम वेरिएबल की सेकंड वैल्यू 6 है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.50 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.00 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल की वो 9 है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। मल्टीप्लाई करने पे हमें 2.25 मिल जाता है। अब अगर हम इन सब का यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टाइम्स उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इनको अगर हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल सम है वो 6 आ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या इसका एवरेज जो है वो 6 है। सिंपल ये हो गया। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि इस डेटा का वेरिएंस निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। सो वेरिएंस के लिए हमें पता है कि हम क्या कंप्यूट करेंगे, हर पॉइंट की डेविएशंस अबाउट द मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि देखेंगे कि हर पॉइंट जो भी x की वैल्यूज 3, 6, 9 है, ये वैल्यूज मीन से कितना दूर है। सो मीन हमारे पास 6 था, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। हम देखेंगे कि 3 और 6 कितना दूर है। सो 3 - 6 इज -3, 6 - 6 इज 0, 9 - 6 इज 3। इन सब का अगर हम सम कर रहे हैं यानी कि डेविएशंस अबाउट मीन का अगर हम सम कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, हमेशा की तरह इसी तरह से होता है। इनका हम स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि हर डेविएशन का हम स्क्वायर कर रहे हैं। -3 का हमने स्क्वायर किया, वी गॉट 9। 0 का स्क्वायर किया, वी गॉट 0। 3 का स्क्वायर किया, वी गॉट 9। हमने जितनी भी डेविएशंस अबाउट द मीन थी उनका हमने स्क्वायर करके सम किया तो हमें 18 मिला। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पहले से थी कि 3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.25 थी। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.50 थी और 9 होने की 0.25 थी। ठीक है, हमने हर स्क्वायर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करवा दिया उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, उसके रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग उसके साथ प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमें ये आंसर्स मिले। यानी कि जब हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 की प्रोबेबिलिटी 0.25 को मल्टीप्लाई करवाया उसकी स्क्वायर डेविएशन के साथ तो हमें मिला 2.25। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मिला और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें अगेन 2.25 मिला। इसका सम जो है टोटल हमें 4.5 मिला और ये चीज हमारे पास वेरिएंस को शो कर रही है इस डेटा के। सो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास 3, 6 और 9 वैल्यूज ले रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.25, 0.50 और 0.25 है, इसका हमारे पास वेरिएंस जो है वो 4.5 है। लेकिन बात यह है कि अगर इस x का जो भी यूनिट है, फॉर एग्जांपल जनरली हम कह रहे हैं इसका यूनिट हमारे पास सिंपली यूनिट है, तो जो हमारे पास वेरिएंस निकलेगा उसका यूनिट वुड बी यूनिट स्क्वायर्ड। सी पार्ट में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जो कि हमें मिल जाएगा 2.1213 या 2.12 कह दे, तो ये हमें उसी सेम यूनिट में मिल जाएगा जो हमारे रैंडम वेरिएबल का यूनिट था। ओके जी, सो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन भी निकाल दिया, वेरिएंस भी निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, यानी कि हम अब तकरीबन इन चीजों के साथ फेमिलियर हैं, वी आर गुड टू गो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 1 और 2 ए बी दोनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम जो बात करने चाह रहे हैं वो है हमारे पास सिंपली बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम दो रैंडम वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो हम बात डिस्कस कर रहे थे तो हम किस चीज को डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रैंडम वेरिएबल है क्या। हमने कहा कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास सिंपल
एक डिफाइन करते हैं हम किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम उसकी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं कि ओके रैंडम वेरिएबल के इस वैल्यू आने के क्या चांसेस हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने कहा कि जब रैंडम वेरिएबल हमारे पास नंबर्स में आता है, यानी कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल कोई भी या तो डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है या कंटिन्यूअस इंटरवल्स लेता है, रियल नंबर की कोई भी वैल्यूज ले रहा है, तो वो एक क्वांटिटेटिव चीज है, उसकी हम एक्सपेक्टेशन, उसके हम वेरिएंस, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब चीजें हम निकाल सकते हैं ताकि हम उस डेटा को मजीद समझ सकें कि वो डेटा जो है उसमें स्प्रेड कितना है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब हमने चैप्टर 3 में डेटा को डिस्कस किया था, यानी कि डेटा का सिंपल मीन और वेरिएंस वगैरह निकाला था, तो नेक्स्ट चीज जो हमने डेटा के बारे में सीखी थी वो थी हमारे पास क्रॉस टेबुलेशन, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास डेटा जो है वो दो वेरिएबल्स का है, ज्वाइंट डेटा है, तो उसको हम किस तरह से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका हम किस तरह से मजीद जो भी रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो क्रॉस टेबुलेशन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार आप लोगों ने जाके क्रॉस टेबुलेशन को रिवाइज कर लेना है कि वहां पर हम किस तरह से दो वेरिएबल्स को एक साथ शो करते थे, दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रेजेंट करते थे और उनकी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो करते थे। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो लेट अस गो थ्रू द थ्योरी। हम क्या कह रहे हैं कि अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स is called bivariate probability distribution. In discussing bivariate probability distribution, it is useful to think of bivariate experiment. यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट का सोचा जाए जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक डाई रोल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे। लेट अस ट्राई टू राइट देम। सो अगर इसको हम लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखें अगर हम लिखते हैं कि ये हमारे पास कॉइन टॉस के आउटकम्स हैं, जो कि हमारे पास क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाई रोल, जिसके आउटकम्स हमारे पास आएंगे इधर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे कि या तो हमारे पास हेड और 1 आ सकता है, यानी कि हमने कॉइन भी टॉस किया, डाई भी रोल किया, एट द सेम टाइम कॉइन पे हेड और डाई पे 1 आ जाए, या तो हमारे पास टेल और 1 आ सकता है, हेड और 2 आ सकता है, हेड और 3 आ सकता है, हेड और 4 आ सकता है, हेड और 5, हेड और 6, या फिर हमारे पास टेल और 2, टेल और 3, टेल और 4, टेल एंड 5। ये और जो मैं कह रहा हूँ दिस इज एंड, हाँ उर्दू वाला और है, टेल और 6 आ सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इन चीजों को जो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ज्वाइंट आउटकम्स हैं, यानी कि दोनों आउटकम्स, दोनों एक्सपेरिमेंट का कंबाइंड आउटकम है, यानी कि जब हमने दोनों एक्सपेरिमेंट किए तो हमें ये कंबाइंड रिजल्ट मिला। ठीक हो गया। सो इसी तरह के फॉर्मेशन को, इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन को हमने शो किया था जब हम क्रॉस टेबुलेशन की बात कर रहे थे। तो जब भी हम बाइवेरिएट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल्स, दो रैंडम वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं, उनके आउटकम्स की बात कर रहे हैं। अब हम जब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि हेड और 1 आने के कितने चांसेस हैं, हेड और टेल और 2 आने के कितने चांसेस हैं। इन सब की करिस्पॉन्डिंग हम जब प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे तो हम इनको कहेंगे कि हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, टेल और 2 आने के मुश्तरका म्यूचुअल चांसेस देख रहे हैं, कंबाइंड चांसेस देख रहे हैं। ठीक है, टेल और 4 आने के म्यूचुअल ज्वाइंट चांसेस देख रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज हम करेंगे। सो
क्या कह रहे हैं कि each outcome of a bivariate experiment consists of two values, one of each random variable. दोनों random variable की एक एक वैल्यू होती है in joint उसमें. For example, consider the bivariate experiment of rolling a pair of dice. अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास इसी तरह की टेबुलेशन बनेगी कि हम से फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाई को यूं ले रहे हैं, सेकंड डाई को यूं ले रहे हैं, ठीक है. सो दिस वुड बी शोइंग फर्स्ट डाई और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डाई की बात कर रहे हैं. सो सेकंड डाई पे भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है और फर्स्ट पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है. तो हमारे पास जो ज्वाइंट इवेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे कि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ. और ये सारे जो भी आउटकम्स हैं इसी तरह से आएंगे. ठीक हो गया. सो ये हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं. पहला रैंडम वेरिएबल हमें आउटकम्स बता रहा है फर्स्ट टॉस के, फर्स्ट डाई रोलिंग के, सेकंड हमें सेकंड डाई रोलिंग के बता रहा है. तो कंबाइनली हमारे पास जो आउटकम्स बनेंगे, अगर 6 आउटकम्स पहले रैंडम वेरिएबल के हैं, 6 दूसरे के हैं, तो टोटल हमारे पास 36 म्यूचुअल ज्वाइंट आउटकम्स बनेंगे दोनों रैंडम वेरिएबल 1 और रैंडम वेरिएबल 2 के. ठीक हो गया. सो the outcome consists of two values, the number obtained with the first die and the number obtained with the second die. As another example, considering the experiment of observing the financial markets for a year and recording the percentage gain for a stock fund and a bond fund. Okay. So ये अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल मार्केट को जहां पर हम ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं या गेन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं दो चीजों पे, एक स्टॉक फंड के ऊपर, दूसरा बॉन्ड फंड के ऊपर. ठीक है. तो ये भी हमारे पास, अब स्टॉक फंड हमारे पास फिक्स नहीं रहेगा, बॉन्ड फंड भी हमारे पास फिक्स नहीं रहेगा, दोनों में चेंजेस आती रहेंगी, दोनों हमारे पास रैंडम वेरिएबल है. सो हम इन दोनों रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ज्वाइंटली कंबाइनली डिस्कस कर रहे हैं. सो हम किसी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. Again, the experimental outcomes provide the value for two random variables, the person gain in the stock fund and the person gain in the bond fund. When dealing with bivariate probability distribution, we are often interested in the relationship between the random variables. Yes. So जब हमारे पास एक random variable था तो हम सिर्फ उसका average देख रहे थे, उसका variance और standard deviation देख के उस डेटा पॉइंट, उस डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाह रहे थे कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट जो पैदा होता है वो इसमें होता है कि अच्छा ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, ये एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं. एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज इंक्रीज होने से दूसरे की वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही. सो उस रिलेशन को हम जब स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं कोवेरिएंस की, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से वेरी कर रहे हैं. और हम स्टडी करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि इन दोनों का जो आपस में कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई भी कोरिलेशन नहीं है. यानी कि अगर उनका कोरिलेशन पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर एक इंक्रीज होता जा रहा है तो दूसरा रैंडम वेरिएबल भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है. अगर दोनों का रिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होता जा रहा है. और अगर हमें कोरिलेशन जो है इनका 0 मिलता है तो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ ना इंक्रीज हो रहे हैं ना ही डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक हो गया. सो सिंपल हम यहाँ पर कोवेरिएंस निकालने के लिए, अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हम उनका कोवेरिएंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x और y है, आप उनका कोवेरिएंस देखना चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से वेरी कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं. तो आप कोवेरिएंस ऑफ x एंड y को हम शो कर रहे हैं सिग्मा एक्स वाई के साथ, और उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है सिंपल कि वेरिएंस आप निकालें x प्लस वाई का, यानी कि x और y के सम का वेरिएंस निकालें, उसमें से x का वेरिएंस सब्ट्रैक्ट करें, उसी जवाब में से y का वेरिएंस सब्ट्रैक्ट करें और इसको डिवाइड करवा दें 2 के साथ. ठीक हो गया.
या अगर इस तरह करना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें कि आप सिंपल मीन निकालें x टाइम्स y का, x टाइम्स y का एक्सपेक्टेशन निकालें, उसमें से x की एक्सपेक्टेशन टाइम्स y की एक्सपेक्टेशन, x और y के एक्सपेक्टेशंस की प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। सो ये भी आपके पास तरीका है कोवेरिएंस निकालने का। हमारे पास सिंपली डेटा है, हम उस डेटा का एक्सपेक्टेशन मीन निकाल सकते हैं, हम उस डेटा का वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अगेन जब डेटा आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स का है, बाइवेरिएट डेटा है, तो आप उसका कोवेरिएंस निकाल सकते हैं, और वो कोवेरिएंस निकालने के लिए आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये देखने के लिए कि वो दोनों डेटा आपस में रिलेटेड हैं या रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट अस डू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर इट सो दैट थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस। सो हमने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है कि आप पेज नंबर 234 पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है डेविड एंडरसन की बुक में, वो देख लें सो दैट द थिंग्स स्टार्ट मेकिंग ग्रेटर सेंस। सो लेट अस गो टू दैट। जी, सो फाइनेंशियल एप्लीकेशन आ गई हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि भाई आ जाए, कह रहे हैं कि लेट अस नाउ सी हाउ वी हैव लर्नड द थिंग्स the things that we have learned can be used in constructing financial portfolios। हम यही बात कर रहे हैं कि देखें, जब भी हम बात कर रहे हैं मीन की और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इन चीज़ों को हम विदाउट पर्पस नहीं स्टडी कर रहे हैं। डेफिनेटली जब हम मीन फाइंड कर रहे हैं या जब हम किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है चीज़ों में। जब हम मीन देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम किसी भी एक चीज़ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसके एवरेज रिटर्न्स कितने हैं, ऑन एवरेज हमें उससे कितना फायदा मिलने वाला है। ठीक है, सो जब हम मीन देखना चाह रहे हैं तो हम उसके रिटर्न्स में से देखना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज हमें रिटर्न्स कितना मिलेगा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। सिमिलरली जब हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या वैल्यूज हैं जो एक्सट्रीमली हाई मिली हैं हमें, एवरेज रिटर्न से ज्यादा मिली हैं या एवरेज रिटर्न से कम मिली हैं। तो अगर हम फाइनेंस की लैंग्वेज में इस स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं तो हम सिंपल ये देखते हैं कि रिस्क कितना एसोसिएटेड है उस इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि जिस भी स्टॉक पे, जिस भी चीज पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसका अगर किसी ने मुझे बताया कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो, से फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट किया व्हाटएवर, कुछ भी मुझे बता दिया कि ए बी सी व्हाटएवर उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, तो उसके साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है, कितना परसेंट चांसेस हैं, कितना चांसेस हैं कि मुझे उसमें से लॉस हो सकता है। ठीक है, सो सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क को भी देखने के लिए हम जब भी अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि किस चीज पे कितना इन्वेस्ट किया जाए, तो वहां पर उसका एवरेज रिटर्न देखना और उसका एसोसिएटेड रिस्क देखना लाजमी है। उन चीजों को स्टडी करने के लिए हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी आर डूइंग विद दैट थिंग। सो कह रहे हैं कि अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हाँ यही बात कह रहे हैं, पोर्टफोलियो that provide a good balance of risk and returns, huh? So a financial advisor is considering four possible economic scenarios for the upcoming year and has developed a probability distribution showing the percent returns X for investing in a large cap stock fund and the percent return Y for investing in a long-term government bond fund given each of the scenario। अब क्या है कि हमारे पास ये दिया गया है कि आपके पास रिसेशन जो है, एक सिनारियो है इकोनॉमिकल वीक ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ये आपके पास चार सिनारियो हैं और उनके लिए हमारे पास जो है
कहा गया है कि आप के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लार्ज कैप स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करें या आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, दोनों में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके जो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि लार्ज कैप पे ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं और बॉन्ड फंड जो गवर्नमेंट का है उस पे आपको ये रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इनकी हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्या चांसेस हैं कि हमारे पास -40 इस पे रिटर्न्स आए और 30 रिटर्न्स हमारे पास बॉन्ड फंड पे आए, तो उसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.10 है, नेक्स्ट की 0.25 है, नेक्स्ट की 0.5 है एंड सो ऑन। सही है, ये बात याद रखें। देखिए हमने जिस तरह से लास्ट टाइम किया तो हमने क्या कहा कि f ऑफ x हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि x आने के क्या चांसेस हैं, वैल्यू x होने के क्या चांसेस हैं। सो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं f ऑफ x कामा y की, सो हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि x और y के साथ साथ आने के क्या चांसेस हैं, यानी कि एक फंड में से -40 रिटर्न और दूसरे में से 30 रिटर्न्स का दोनों आने का क्या चांसेस है एट द सेम टाइम। सही हो गया, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि f ऑफ 1,2 दो डाई को रोल कर रहा हूँ तो मैं चांस देखना चाह रहा हूँ कि क्या चांसेस हैं कि पहले पे 1 आए और दूसरे पे 2 डॉट्स आए। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी में देखना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हो गई कि फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए और सेकंड डाई पे 2 आ जाए। ठीक हो गया, so this is showing simply the probability of getting 1 on the first die and the second on 2 on the second die। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमें दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो गिवन है। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं कि वेदर कौन से पे इन्वेस्ट करना जो है वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सो हमारे पास हर जो है वो रिटर्न्स गिवन है हमारे पास और हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का एवरेज देख रहे हैं, दोनों के एक्सपेक्टेड वैल्यूज देख रहे हैं। हमने जो लार्ज कैप स्टॉक फंड है उसका एवरेज देखा, वो 9.25 है, और नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका हमने एवरेज देखा। एवरेज मीन निकालना हमें आता है कि हम क्या करते हैं कि सिंपली सम ऑफ दी, जब भी हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ एक्स आईज और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके सम लेते हैं। तो हमने x की वैल्यू ली जो कि -40 थी, उसको मल्टीप्लाई करवाया अपनी उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, नेक्स्ट वैल्यू 5 थी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 थी एंड सो ऑन, सबको हमने ऐड किया तो हमें x की जो यानी कि जो कैप स्टॉक था उसका जो हमें एवरेज रिटर्न्स मिले वो 9.25, और जो हमारे पास गवर्नमेंट का बॉन्ड फंड था उसके रिटर्न्स हमें 6.55 मिले। सो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि हमारे जो रिटर्न्स स्टॉक उस पे मिल रहे हैं, कैप स्टॉक बॉन्ड फंड पे मिल रहे हैं वो 9.25 है, ज्यादा है गवर्नमेंट बॉन्ड फंड से। तो कोई भी बंदा जिसको ज्यादा रिटर्न्स के ज्यादा गेन की ख्वाहिश है वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करे ताकि उसको ज्यादा रिटर्न्स मिले। ठीक है, अगेन अब हम देखेंगे कि ओके इनके साथ रिस्क एसोसिएटेड कितना है, यानी कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। सो हमने क्या किया कि पहले वाले का यानी कि एक्स जो रैंडम वेरिएबल था स्टॉक फंड का की जो बात थी उसका भी हमने वेरिएंस निकाला, वेरिएंस निकालना हमें आता है, हमने उसका वेरिएंस निकाला जो कि 328.18 निकला। दूसरे का भी हमने वेरिएंस निकाला जो कि उससे बहुत कम यानी कि 61.94 निकला। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमने x की देखी तो हमें क्या मिली 18.11 मिली, और अगर हमने y की स्टैंडर्ड डेविएशन देखी तो वो हमें 7.87 मिली। अब हमें पता चला कि जो रिस्क एसोसिएटेड है वो स्टॉक फंड के साथ एसोसिएटेड है सम 18.11। ठीक है, और गवर्नमेंट बॉन्ड फंड जो है उसके साथ एसोसिएटेड है 7.8। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि चलें पहले का रिटर्न्स एवरेज रिटर्न्स तो ज्यादा हैं दूसरे से। ठीक है, लेकिन पहले के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है वो दूसरे के रिस्क के डबल से भी ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि नहीं, अगर हम रिस्क से बचना चाह रहे हैं, हम खतरों के खिलाड़ी टाइप नहीं है इन्वेस्ट करने में, तो हमें जो है सेंसिबली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो
थोड़े से अगर हमें रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी बहुत कम है। लेकिन यहीं पर हमारे पास आ जाता है कि ओके, हमारा जो एडवाइजर है वो कहता है कि व्हाट इफ वी इन्वेस्ट some part of our investment in the stock fund and the other part in the bond fund, ताकि एक से हमें एवरेज जो रिटर्न्स हैं वो ज्यादा मिले, और दूसरे से हमें जो है रिटर्न्स अगर कम भी मिलते हैं तो हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके डूबने का रिस्क भी कम होगा। सही है। सो एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने से बच जाएगी, लाइक इट वुड नॉट गेट लॉस्ट। दूसरा ये है कि हमारा जो गेन है वो हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर मैं सिंपल रिस्क से बचने के लिए सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो बहुत कम है, बहुत कम गेन होगा, मुझे बहुत कम फायदा होगा। तो क्या इस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि हम थोड़ा पैसा जो है वो एक चीज में इन्वेस्ट करें, थोड़ा दूसरे में इन्वेस्ट करें, हो सकता है कि हमारे गेन्स जो है, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बढ़ जाए, लेकिन फिर हमें पता नहीं है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिस्क, सॉरी, करस्पॉन्डिंग रिस्क जो है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब हम देखना चाहेंगे कि अगर हम दो चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमारे रिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, कोवेरिएंस देखेंगे, क्योंकि हम दो रैंडम वेरिएबल्स की एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ इट गोज ऑन। सो हमने क्या किया, अब क्या है कि हम हाफ पैसा जो है वो एक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और हाफ दूसरे में। तो अब जो हमारा नया रैंडम वेरिएबल बनेगा वो क्या बनेगा कि 0.5 ऑफ x एंड 0.5 ऑफ y, यानी कि हमने क्या किया, सिंपल, इफ आई कैन शो यू ऑन अ व्हाइट बोर्ड, सो दिस वुड बी लाइक, व्हाइट बोर्ड इज नॉट रियली व्हाइट, इट इज मैसिवली डार्टी। हाँ, सो हमने एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हाफ पैसा आप इन्वेस्ट करो स्टॉक फंड में और हाफ ऑफ योर पैसा इन्वेस्ट करो इन दी गवर्नमेंट बॉन्ड फंड। हाँ, सो दिस वुड बिकम 0.5 टाइम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल x प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल y। ठीक है, अब देखिए हम रैंडम वेरिएबल्स जो है वो बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास एक्स रैंडम वेरिएबल है, कहीं पर भी ना, मैं हेड और टेल खेल रहा हूँ, 0 और 1 है। ठीक है, तो और मे बी वाई मेरे पास रैंडम वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6, मैं डाई को रोल कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं x टाइम्स y कर लूँ, ये भी मेरा एक नया रैंडम वेरिएबल है, z इसको कह दें। अगर मैं x माइनस y कर दूं, रैंडम वेरिएबल माइनस रैंडम वेरिएबल, ये एक नया रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। अगर मैं x प्लस y कर दूं, ये एक और रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। अगर मैं x और y का एवरेज ले लूं, ये एक और रैंडम वेरिएबल बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हम एक दो रैंडम वेरिएबल्स की मदद से बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि हमने जो पोर्टफोलियो डिफाइन किया वो हमने क्या किया कि हमने हाफ हाफ जो है वो इन्वेस्ट कर दिया दोनों चीजों में। ठीक हो गया, अब हमारा नया रैंडम वेरिएबल कुछ इस तरह का हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब अगर हम एक्सपेक्टेशन लेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेशन लेने जा रहे हैं, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखना चाह रहे हैं इस नए पोर्टफोलियो का। हम ऑन एवरेज रिटर्न्स देखना चाह रहे हैं कि जो अभी हमने नई इन्वेस्टमेंट की है, आधे पैसे हमने स्टॉक में लगाए, आधे पैसे हमने बॉन्ड में लगाए, इस नई इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो कितना होगा। ठीक है जी, सो क्या मिलेगा हमें, एक चीज हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि वो आप अगर ऑपरेट करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो आप वेरिएबल पे ऑपरेट करेंगे, उनके साथ जो मल्टीप्लाई के कांस्टेंट हैं वो आप निकाल सकते हैं। यानी कि आप सिंपली उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कोई a टाइम्स x प्लस b टाइम्स y की, तो इसमें से जो आपका a कांस्टेंट है उसको आप रहने दें, एक्सपेक्टेशन लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि आप 0.5 टाइम्स x की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेता हूँ दोनों साइड पे, सो दिस वुड बिकम एक्सपेक्टेशन ऑफ r, इनके मैं मीन ऑफ r
एवरेज ऑफ आर लेना चाह रहा हूँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप 0.5 टाइम्स एक्स का एवरेज ले रहे हैं, हाफ एक्स का एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हाफ एक्स का एवरेज लेने का मतलब है कि आप एक्स का एवरेज ले लो और फिर उसका हाफ कर दो। सिमिलरली आप वाई का एवरेज ले लो और फिर उसका हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो भी चीज हमारे पास इस तरह से कर सकती है उस चीज को हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन लीनियर ऑपरेटर है, कि वो हमें अलाउ करता है कि आप वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन ले लो, फिर उसको जो भी उसका कांस्टेंट मल्टीपल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस चीज को हमने इस तरह से लिखा है वहां पे कि देखिए अगर हम जो है वो एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं a टाइम्स एक्स प्लस b टाइम्स वाई का, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन आप x का ले लो, फिर x a के साथ मल्टीप्लाइड है ना, उसके एक्सपेक्टेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, और एक्सपेक्टेशन आप y का कंप्यूट करके y आपका b से मल्टीप्लाइड है तो आप इसके एक्सपेक्टेशन को एंड में b से मल्टीप्लाई कर दो। यू आर डूइंग द सेम थिंग, दैट डजंट मैटर यू। सो अब हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमारे पास पहले से मौजूद था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी हमारे पास पहले से मौजूद था, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो नया पोर्टफोलियो है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। लेट्स सी, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अब क्या मिलने वाला है। इफ यू पीपल आर आल्सो, सो यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, आ जाए जी। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पता थे कि स्टॉक पे 9.25 रिटर्न्स थे हमारे ऑन एवरेज, और बॉन्ड के रिटर्न्स जो थे, जो फायदा मिल रहा था वो 6.55 था ऑन एवरेज। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो नया पोर्टफोलियो है, जो नया प्लान हमने बनाया है कि आधे पैसे इधर इन्वेस्ट करेंगे आधे उधर इन्वेस्ट करेंगे, उसका एवरेज रिटर्न क्या होगा। तो वो क्या मिलेगा कि हम जो स्टॉक के रिटर्न्स है उनका एवरेज लेकर 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने आधे पैसे इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक में। सिमिलरली बॉन्ड का जो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड का जो एवरेज रिटर्न है उसको लेकर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने आधा पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया। सो दैट वुड गिव अस द एवरेज रिटर्न फॉर आवर न्यू पोर्टफोलियो टू बी 7.9। यानी कि हमने आधे पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में और आधे हमने स्टॉक फंड में इन्वेस्ट किए, तो अब अगर हमें एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 7.9, और 7.9 रिटर्न्स जो हैं वो हमारे जो पहले मिल रहे थे 6.55 उन रिटर्न्स से ज्यादा हैं, इन रिटर्न्स से ज्यादा हैं और इन रिटर्न्स से कम है। यानी कि हमारे जो रिटर्न्स अभी आए हैं वो एक्स और वाई के रिटर्न्स के बीच में आए हैं, ठीक है। चले, हमें पहले प्रॉब्लम था एक्स के रिटर्न्स के साथ के बहुत कम है, और वाई के ज्यादा तो थे रिटर्न्स लेकिन रिस्क ज्यादा था। तो अभी हमें जो रिटर्न्स मिले हैं वो कम से कम एक्स से तो अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, सो वी आर हैप्पी। अब हमारा इंटरेस्ट है वेरिएंस देखने में, यानी कि हमारा इंटरेस्ट है रिस्क देखने में, कि चलो हमारा गेन तो इम्प्रूव हुआ, यानी कि हमारे रिटर्न्स तो इम्प्रूव हुए, 7.9 हो गए। पहले हमारे जो रिटर्न्स थे वो 6.55 मिल रहे थे अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उसमें, लेकिन अब हमारा रिटर्न्स तो इम्प्रूव हो गए। अब क्या पता रिस्क भी हमारा ज्यादा होता हो, फिर तो फायदा ना हुआ। सो लेट्स सी द रिस्क। हाँ, सो रिस्क एसोसिएटेड टू द न्यू इन्वेस्टमेंट वुड बी कि हमने दो चीजों में इन्वेस्ट किए, तो दोनों के हिसाब से अब हम वेरिएंस देखेंगे। तो हमने कहा कि अगर आप वेरिएंस देखना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो हमारा किस तरह का है, इस तरह है कि हमने थोड़ा पार्ट इन्वेस्ट किया है, यानी कि हमने ए इन्वेस्ट किया है से फॉर एग्जांपल एक्स में, आधा हमने एक्स में इन्वेस्ट किया है प्लस आधा हमने वाई में इन्वेस्ट किया है, हमने इस तरह से किया है ना, ये हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है। सो नया रैंडम वेरिएबल ये है। तो हम वेरिएंस अगर आर की निकालेंगे तो मतलब हम वेरिएंस किसकी निकालने जा रहे हैं, 0.5 टाइम्स एक्स प्लस 0.5 टाइम्स वाई की निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएंस के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन का वेरिएंस है उसका हमारे पास ये फॉर्मूला है कि आप जब भी वेरिएंस निकालना चाहते हो a टाइम्स एक्स प्लस b टाइम्स वाई का, तो वो आपके पास आएगा a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ xy, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अब ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो भी मल्टीपल है, कांस्टेंट मल्टीपल a जो है x के साथ, आप वेरिएंस ले लें x का और जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करवा दें, वेरिएंस ले ले y का, उसका कांस्टेंट
जो है उसका स्क्वायर उस वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और एंड में आप 2 टाइम्स दोनों कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके और कोवेरिएंस ले लें। ठीक है, अभी कोवेरिएंस निकालना भी हम ने डिस्कस किया था लेकिन उसका एग्जांपल नहीं किया, हम इस एग्जांपल पे पहले आ गए जो कि मुझे नहीं आना चाहिए था। खैर एनीवेज आ जाए। सो हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ऐसे ही है। वेरिएंस ऑफ वाई भी हमारे पास मौजूद है क्योंकि हम पहले से करके आए हैं। हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो थोड़ा कम था और वेरिएंस ऑफ वाई जो है वो हमारे पास थोड़ा ज्यादा था। सही है। या मैंने हो सकता है उल्टा कह दिया हो, ऊपर हम उसमें से देखेंगे कि क्या था हमारे पास। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो 328 था और वेरिएंस ऑफ वाई जो है वो हमारे पास 61.94 था। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास ज्यादा और वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास कम था। अब जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है कि हमने देखना है कि वेरिएंस ऑफ हाफ एक्स प्लस हाफ वाई ज्यादा है या कम है। तो पहले हम कोवेरिएंस देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कोवेरिएंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो कोवेरिएंस के लिए हमने देखा था कि हमारा फॉर्मूला क्या है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई इन द होल डिवाइडेड बाय 2। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे। अब एक्स की वैल्यूज हमें पता है ना। देखें, हमें एक्स की वैल्यूज पता है सारी, हमें वाई की वैल्यूज पता है। तो जब एक्स और वाई की वैल्यूज पता है तो हम एक्स प्लस वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप यू वुड अग्री। वेरी गुड। सो अगर हम x प्लस वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं तो हम x प्लस वाई की वैल्यूज का मीन भी निकाल सकते हैं। उन सब वैल्यूज में से वो मीन माइनस भी कर सकते हैं, उनका स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर उनका सम भी कर सकते हैं और उसको डिवाइड बाय द टोटल नंबर जो कि हमारे पास 4 बनेगा उसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपली हम x प्लस वाई का वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग x प्लस वाई का वेरिएंस निकाल लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कंफर्म कर सकते हैं कि x प्लस वाई का वेरिएंस आपका 119.46 आ जाए। ठीक है, अब उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई जो कि 119.46 है उसमें से माइनस करेंगे x का वेरिएंस और y का वेरिएंस। तो हमें जो वेरिएंस जो कोवेरिएंस मिलेगा वो मिलेगा -135.33। अब इस सब चीज को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेरिएंस मिलेगा हमारा 0.5x प्लस 0.5y जो हमारा नया रैंडम वेरिएबल है उसका वेरिएंस मिलेगा। तो हमें पता चलेगा कि इसके साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम वेरिएंस निकाल रहे हैं 0.5x प्लस 0.5y का। तो हमें पता है कि ये 0.5 जो है उसका स्क्वायर हो जाना है मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x प्लस 0.5 जो y के साथ है उसका स्क्वायर हो जाना है मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स a और b यानी कि 2 टाइम्स 0.5 ऑफ दिस x एंड 0.5 ऑफ दिस y टाइम्स कोवेरिएंस। सब को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस बनेगा हमारे नए रैंडम वेरिएबल जो है 0.5x प्लस 0.5y इसका वेरिएंस हमें मिला 29.865। उफ, सच अ लो वेरिएंस। अब हमने क्या करना है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, यानी कि इसके स्क्वायर रूट निकालना है जो कि उससे भी कम वैल्यू मिलेगी 5.46। ओह गुड। अब क्या हुआ देखें, हमने पहले जो निकाला था हमें क्या मिला था कि हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं x पे हमारे रिटर्न्स आ रहे थे सम सो x पे हमारे रिटर्न्स 9.25, y पे हमारे 6.55। जब हमने उनका रिस्क एसोसिएटेड देखा सो इनके बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रिस्क आ रहा था 18.11%, 7.8%। लेकिन अभी जो हमने ज्वाइंट पोर्टफोलियो देखा तो उसका हमारे पास जो रिटर्न आए हैं वो 6.55 से ज्यादा 7 पॉइंट समथिंग आए हैं और जो रिस्क आया है वो इन दोनों से कम आया है, यानी कि 328 और 61 दोनों से कम आया है। जो अभी देखा सम 29 पॉइंट समथिंग आया था, यानी कि हमने जब आधा अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया और आधा दूसरे में किया तो उससे हमारा एक्सपेक्टेड गेन जो था वो इंक्रीज हुआ और जो करस्पॉन्डिंग रिस्क था वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ। सो वी आर गुड टू गो। ठीक हो गया।
So I hope this example helps you in understanding that why on earth we are finding the expectations for the random variable, उसको निकालने का फायदा क्या है और वेरिएंस देखने का क्या फायदा है। और फिर जब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उनका कोवेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, चलें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया? सो लेट्स सी। Okay, so now let us discuss the example of bivariate distribution so that we are clear to go with के भाई हम bivariate distribution में क्या चीजें डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को होपफुली हो गया होगा, लेकिन let us do some financial और the real life application of it और example of it। ठीक है, so क्या कह रहे हैं कि we recall that in section 5.2 we developed an empirical discrete distribution। okay, हमें आती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास डिकार्लो मोटर्स ऑटोमोबाइल डीलरशिप जो है उनकी कोई दो ब्रांचेस हैं कि एक उनका साराटोगा में कोई ब्रांच है और दूसरा उनका जेनेवा में है। ठीक है, तो उनका 300 डेज के पीरियड में हमने जो है देखा है कि उनकी सेल जो है वो कितनी हुई है। ठीक है, 300 दिनों में उनके दोनों जो ब्रांचेस हैं उन पे कितनी सेल हुई है कार्स की। सो हमने जो सारातोगा डीलरशिप है वहां पर हमें पता है कि इस तरह से हुआ है कि कम से कम गाड़ियां जो सेल हुई हैं वो 0 हुई हैं और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां एक दिन में अगर सेल हुई हैं तो वो 5 हुई हैं। सिमिलरली जेनेवा का जो ब्रांच है उसमें कम से कम 0 गाड़ियां और ज्यादा से ज्यादा 3 गाड़ियां एक दिन में सेल हुई हैं। तो हमने क्या किया कि इसका जो रैंडम वेरिएबल है जेनेवा इसका ब्रांच का, उसकी वैल्यूज हमने 0 से 3 तक रख ली। 0, 1, 2 या 3। हमने कहा कि यही पॉसिबिलिटीज हैं इसमें क्योंकि 3 से ज्यादा गाड़ियां इसमें कभी सेल नहीं हुई हैं। और सारातोगा की ब्रांच पे 5 से ज्यादा गाड़ियां सेल नहीं हुई हैं तो हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख दी हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज इसलिए रखी हैं क्योंकि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई कि किसी ने आधी गाड़ी खरीद ली और किसी ने गाड़ी का चौथाई हिस्सा खरीद लिया। ठीक हो गया? अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमने 30 दिन का काउंट, सॉरी 30 नहीं 300 दिनों का काउंट हमने लिया है कि 300 दिनों में एक एक दिन पे जो है वो कितनी गाड़ियां बिकी। सही है, तो यहाँ पर अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो हमारे पास डेटा क्या बताता है कि 21 ऐसे दिन हुए हैं कि सारातोगा ब्रांच पे भी कोई गाड़ी सेल नहीं हुई और जेनेवा में भी कोई गाड़ी सेल नहीं हुई। टोटल 21 दिनों में इस तरह से हुआ है। सिमिलरली हमारे पास 9 दिन ऐसे गुजरे हैं कि सारातोगा ब्रांच के उसमें से 3 गाड़ियां सेल हुई हैं लेकिन जेनेवा में से कोई भी गाड़ी सेल नहीं हुई। 9 दिन ऐसे गुजरे हैं कि हमारे पास सारातोगा में से 2 गाड़ियां लेकिन और जेनेवा में से भी 2 गाड़ियां सेल हुई हैं। ऐसा कोई दिन नहीं आया कि सारातोगा ब्रांच से 5 और जेनेवा वाली ब्रांच से 3 गाड़ियां सेल हों। 5 दिन ऐसे आए हैं कि सारातोगा की ब्रांच से 4 और जेनेवा की ब्रांच से 3 गाड़ियां सेल हुई हो, एंड सो ऑन। तो ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम क्रॉस टेबुलेशन का नाम देते हैं। और इस तरह का हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया जेनेवा, जिसको हमने रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि हमने रो वाइज बता दिया कि 0 गाड़ियां जो है वो कितने दिनों में सेल हुई हैं, एक एक गाड़ी जो है वो कितने दिनों में सेल हुई है, 3 गाड़ियां जो है वो कितने दिनों में सेल हुई है जेनेवा ब्रांच में से। सिमिलरली हमने सारातोगा वाला जो ब्रांच है उसकी डिटेल हमने कॉलम वाइज दे दी कि 0 गाड़ियां जो हैं वो कितने दिनों पे सेल हुई हैं, एक गाड़ी जो है वो कितनी दिनों पर सेल हुई है, 2 गाड़ियां जो है वो कितने दिनों पर सेल हुई हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया? अब क्या है, ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास एंड में, इनको हम मार्जिनल वैल्यूज कहते हैं। सो ये हमारे पास ज्वाइंट वैल्यूज हैं कि ये 21 जो है वो ज्वाइंट वैल्यू है कि 0 गाड़ियां जेनेवा में से और 0 सारातोगा ब्रांच से सेल हुई हैं। लेकिन ये जो है इनको हम मार्जिनल वैल्यूज कहते हैं। सो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे मार्जिन।
ये भी हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये भी इस तरफ वाली ये भी मार्जिनल है। ठीक है, ये मार्जिनल वैल्यू क्या बता रही है हमें, ये 86 जो है हमारे पास ये बता रहा है कि जेनेवा जो हमारे पास ब्रांच है 86 टोटल ऐसे दिन हैं कि उसमें से 0 गाड़ियां गई हैं। 111 ऐसे टोटल दिन हैं जो एक एक गाड़ी सेल हुई हो। 77 ऐसे टोटल दिन हैं जो 2-2 गाड़ियां, और टोटल 26 दिनों पे 3-3 गाड़ियां सेल हुई हैं। अगर इन दिनों को सम किया जाए तो टोटल 300 दिन हो जाते हैं। सिमिलरली ये वाली जो मार्जिनल वैल्यूज हैं कॉलम वाइज, ये बता रही हैं कि 54 ऐसे दिन हैं कि सारातोगा में से कोई गाड़ी सेल नहीं हुई। 117 ऐसे दिन हैं कि एक गाड़ी। 72 ऐसे दिन हैं कि 2-2 गाड़ियां। 42 ऐसे दिन हैं कि 3-3 गाड़ियां सेल हुई है, एंड 12 दिनों पर 4-4 गाड़ियां सेल हुई है, और 3 ऐसे दिन हैं कि उस पर सारातोगा ब्रांच में से 5-5 गाड़ियां सेल हुई हैं। अगर इन सब को भी सम किया जाए तो टोटल 300 दिनों का हिसाब मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम दोनों रैंडम वेरिएबल्स की टोटल डिटेल को स्पेसिफाई करके बता रहे हैं। ठीक हो गया, अब क्या कर रहे हैं हम आगे। सो हम अगर एक को, जैसे हमने जेनेवा लीडरशिप जो डीलरशिप नॉट लीडरशिप, जेनेवा वाली डीलरशिप को हमने एक्स का नाम दे दिया और सारातोगा वाली को हमने वाई का नाम दे दिया। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का, यानी कि एक्स को हमने रो वाइज डिफाइन कर लिया और वाई को हमने कॉलम वाइज डिफाइन कर लिया। एक्स की जो भी वैल्यूज हैं वो रोज में है यूं, और वाई की जो भी वैल्यूज हैं वो यूं यूं कॉलम्स में है। ठीक हो गया, सो ये हमने दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी। किसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कि क्या चांसेस हैं कि सारातोगा में से 2 और जेनेवा में से एक भी गाड़ी नहीं गई। ठीक है, सो अगर ये हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखें f ऑफ 0,1, तो हम क्या बोल रहे हैं, इधर देखें बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि f ऑफ 0,1 यानी कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के 0 हमने किसको दिया, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, और अभी हमने कहा कि हम जेनेवा वालों को जो है वो x का नाम दे रहे हैं और y नाम हम दे रहे हैं सारातोगा वालों को। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के जेनेवा सोल्ड नथिंग, जेनेवा की स्पेलिंग भी नहीं आ रही मुझे, 0 गाड़ी, and what is the probability, what are the chances के सारातोगा सोल्ड 1 गाड़ी। ये हमने चांसेस देखने। सो लेट अस सी, हमें पता है कि हम जब भी इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सो जेनेवा ने 0 गाड़ी बेची है और सारातोगा ने 1 गाड़ी बेची है, उसके हमारे पास जो टोटल चांसेस हैं वो हमारे पास कितने हैं, 30। एंड 30 ऐसे दिन हैं कि सारातोगा में से 1 गाड़ी और जेनेवा में से कुछ भी नहीं गया। सो हम क्या लिखेंगे कि 30 ऐसे दिन हुए आउट ऑफ कितने दिन, आउट ऑफ कंप्लीट 300 डेज। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट कि जेनेवा में 1 गाड़ी भी नहीं सेल हुई, सारातोगा में 1 हुई, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, इसी को हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। तो ये हमें मिलेगा समथिंग 3 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 0.1। ठीक हो गया, सो लेट अस सी, यस हमारे पास यही चीज शो हो रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 हमारे पास 0.10 है, यानी कि 10% चांसेस, 10% इस तरह से हुआ है हमारे पास। ठीक हो गया, और सिमिलरली बाकी सबका यही तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और हम उन दोनों रैंडम वेरिएबल्स का वेरिएंस निकालने चाह रहे हैं, कोवेरिएंस निकालना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। सही है, जो है हमारे पास टोटल कार्स सोल्ड। ठीक है, कि टोटल कितनी गाड़ियां हमारी सेल हुई हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हमने जो नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया वो है एस। ठीक है,
कि एस हमारे पास क्या है, दोनों रैंडम वेरिएबल्स का सम है। एक्स और वाई क्यों करती है? तो नया जो हमने डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल, वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का सम है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने, अगर हम टेब्यूलर उस पे जा रहे हैं, तो पहले हमारे पास जेनेवा और सारातोगा मौजूद थे और उनकी सबकी हमने जो है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। ये प्रोबेबिलिटी जो है 0.07 वो शो कर रही है कि भाई दोनों जो ब्रांचेस हैं उनकी 0-0 गाड़ियां सेल हुई हैं। इसके होने के चांसेस 0.07 है, यानी कि 7% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि किसी एक दिन में दोनों गाड़ियों का कुछ भी दोनों ब्रांचेस में से कोई भी गाड़ी सेल नहीं होगी एंड सो ऑन। और ये हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज है। ये बता रही है कि 18% चांसेस हैं कि सारातोगा में से कोई भी गाड़ी जो है वो सेल ना हो। हर दिन 39% चांसेस हैं कि आज एक गाड़ी सेल होगी। 24% चांसेस हैं कि आज 2 गाड़ियां सेल होंगी। 14% चांसेस हैं कि 3 गाड़ियां सेल होंगी। 4% चांसेस हैं कि 4 गाड़ी सेल होगी और सिर्फ 1% चांसेस हैं कि आज 5 गाड़ियां सेल होंगी। सिमिलरली जेनेवा वाली ब्रांच में 28.67% चांसेस होते हैं कि आज जो है वो कोई गाड़ी सेल नहीं होगी और 37% चांसेस होते हैं कि आज 2 गाड़ियां, 25.67% चांसेस होते हैं कि आज 3 गाड़ियां सेल होंगी और 8.67% चांसेस होते हैं कि आज 3 गाड़ियां सेल होंगी। दोनों तरफ से अगर आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज का सम लेंगे तो आपको 100% या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मिलेगा, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी के कंडीशंस में से एक कंडीशन है कि आपके जितने भी इवेंट्स हो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 होना चाहिए या 100% होना चाहिए। ठीक हो गया। सो अभी हमने नया वेरिएबल डिफाइन किया एक्स प्लस वाई, ठीक है, जिसको हमने टोटल कार्स सोल्ड एट बोथ द ब्रांचेस का नाम दे दिया। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं कि भाई देखें, अब जेनेवा वाली ब्रांच में टोटल ज्यादा से ज्यादा 3 गाड़ियां सेल हुई हैं और कम से कम 0 हुई हैं। सारातोगा की ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा 5 गाड़ियां सेल हुई हैं, कम से कम 1। तो सम अगर हम लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ब्रांचेस पे जो टोटल गाड़ियां सेल हुई हैं वो कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 8 गाड़ियों तक हो सकता है। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या चांसेस हैं। यहाँ देखें, जब हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एस की, ठीक है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि दोनों ब्रांचेस पे 0 गाड़ियां सेल हुई हैं। इन टोटल 0 गाड़ियां सेल हुई हैं। क्या चांसेस हैं कि इन टोटल 1 गाड़ी सेल हुई है। क्या चांसेस हैं कि इन टोटल 2 गाड़ियां, इन टोटल 3 गाड़ियां सेल हुई हैं, इन टोटल 4 गाड़ियां सेल हुई हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इस सब की हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी निकाल के यहाँ रख दी। कैसे रखी, लेट अस सी इट। अब देखें, हमारे पास सारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें से हम देखते हैं, हमारे पास हमें चाहिए क्या था, ये हमारा एस था जो कि वैल्यूज जिसकी थी 0 1 2 3 4 5 अप टू 8। ठीक है, और हम उसकी प्रोबेबिलिटीज देखने चाह रहे हैं। तो अब 0 गाड़ियां सेल होने के क्या चांसेस हैं, तो 0 गाड़ियां तब सेल होंगी जब जेनेवा भी 0 गाड़ियां सेल करे और सारातोगा ब्रांच भी 0 गाड़ियां सेल करे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली हो जाएगी 0.07। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 0 गाड़ियां सेल करने की प्रोबेबिलिटी 0.07। ठीक है, एक गाड़ी सेल करने की कितने चांसेस है। अब एक गाड़ी दो सूरतों में सेल होगी कि या तो एक गाड़ी सारातोगा की ब्रांच सेल करे, जेनेवा उस दिन 0 सेल करे, या तो जेनेवा की ब्रांच एक गाड़ी सेल करे, सारातोगा की ब्रांच कुछ सेल ना करे। तो ये हमारे पास ये वाला जो डायगोनल एंट्रीज है ये हमें बता रही है कि एक गाड़ी सेल होने के कितने चांसेस है। ठीक है, तो ये चांसेस हो जाएंगे 10% प्लस 7%, सो दिस वुड बी 17%, सो दिस वुड बी 0.17। पीछे पहले 0 लगा दें। ठीक है, 2 गाड़ियां सेल होने के चांसेस, 2 गाड़ियां तब हो सकती हैं सेल जब सारातोगा की ब्रांच 2 गाड़ियां सेल करे लेकिन जेनेवा उस दिन पे 0 गाड़ी सेल करे। ठीक है, 0-2 हो सकता है या
एक गाड़ी सारातोगा की ब्रांच सेल करे और एक गाड़ी जेनेवा की ब्रांच सेल करे, या फिर दोनों ही गाड़ियां जेनेवा की ब्रांच में से सेल हों और सारातोगा उस दिन कुछ सेल ना करे। यानी कि ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल हमें टोटल चांसेस बता रहा है कि क्या चांसेस है हमारे पास कि दो गाड़ियां सेल हों, या तो दोनों गाड़ियां जेनेवा की ब्रांच से सेल हों जिसकी 3% चांसेस है, दोनों गाड़ियां सॉरी एक गाड़ी जेनेवा और एक सारातोगा में से सेल हो जिसके 12% चांसेस हैं, और 8% चांसेस हैं कि दोनों गाड़ियां सारातोगा से सेल हो। तो 8% और 12% would be 20% और 3% would be 23%, so this would become a total of 0.23 probability, यानी कि 23%। ठीक है, इसी तरह तीन गाड़ियों के लिए हम ये वाला डायगोनल ले लेंगे। ठीक है, चार गाड़ियों के लिए उसके बाद वाला एंड सो ऑन सो फोर्थ, और 8 गाड़ियों के लिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, कि 8 गाड़ियां हमारे पास किस तरह से सेल होंगी कि 5 गाड़ियां जो हैं वो सारातोगा और 3 गाड़ियां जो है वो जेनेवा की ब्रांच सेल करे, तो 8 गाड़ियों की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट वुड बी एज 0.00000%, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। लिख हम किस तरह से रहे होते हैं, देखें अब हम अगर ये देख रहे हैं ना कि व्हाट आर द चांसेस के, ये चीज अगर हम देख रहे हैं कि दो गाड़ियां सेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के 0 और 1 गाड़ी सेल हो, सॉरी 0 और 2 गाड़ियां, किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, हम किस तरह से लिखेंगे इसको कि प्रोबेबिलिटी के दो गाड़ियां सेल हो रही हैं, उसके चांसेस टोटल इस तरह से होंगे कि पहली ब्रांच 0 और दूसरी दोनों सेल कर दें, प्लस प्रोबेबिलिटी के दोनों एक एक गाड़ी सेल करें, प्लस प्रोबेबिलिटी के पहली ब्रांच 2 और दूसरी 0 सेल करें। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम सम करेंगे कि दिस इज 8% प्लस 12% प्लस 3%। ठीक है, ये लिखने का तरीका होगा। आ जाए जी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं वही चीज कि 0 गाड़ी सेल करने के 7% चांसेस हैं, 1 के 17, 2 गाड़ियों के 13 और 8 गाड़ियों के 0% है, और बाकी भी उसी तरह से निकल आए। ठीक है, अब हमारा क्या है आगे वाला इंटरेस्ट के टोटल ऑन एवरेज जो गाड़ियां सेल हो रही हैं हर दिन वो कितनी हो रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि दोनों ब्रांचेस का मिला के ऑन एवरेज हर दिन 2.6 या तकरीबन कोई 3 गाड़ियां जो हैं वो सेल होती हैं हर दिन तकरीबन। सही है। नेक्स्ट चीज हम क्या देखना चाह रहे हैं, वेरिएंस देखना चाह रहे हैं इस टोटल उसका के टोटल गाड़ियां जो सेल हो रही हैं उसमें कमी बेशी कितनी हो रही है, एवरेज से कितना कम और ज्यादा जो है सेल हो रही है। तो जब हमने फाइनली, क्योंकि अब वेरिएंस निकालना में आ रहा है, हमारा रैंडम वेरिएबल एस है, ठीक है, तो हम एस में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वी वुड सी ऑल द डेविएशंस अबाउट द मीन, हम एवरेज के ऊपर डेविएशंस देखेंगे कि हमारा एवरेज के ऊपर डेटा जो है वो किस तरह से आगे पीछे कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमने पूरी डेविएशंस देखी, डेविएशंस का स्क्वायर किया, अब उस स्क्वायर को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया, तो हमें क्या मिला x प्लस वाई का, यानी कि s जो है उसका वेरिएंस मिल गया। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें कोवेरिएंस निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, सो कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई में से माइनस करो वेरिएंस ऑफ x, माइनस करो वेरिएंस ऑफ y और उसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, x प्लस का y का वेरिएंस हमें पता है 2.38 है, सही है, तो वो हम वेरिएंस पुट कर देंगे 2.38। ठीक है, x का वेरिएंस हमें खुद पता है कि x का क्या वेरिएंस है, y का वेरिएंस भी हमें पता है, दोनों माइनस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वेरिएंस कोवेरिएंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 0.1350 मिलेगा। ठीक है, 0.1350 जो है वो 0 के करीब है, 0 से इतना ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या बता रहा है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तकरीबन एक दूसरे के साथ शायद इंक्रीज ही हो रहे हों, लेकिन हमें अच्छा पता नहीं है। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को देखेंगे कि इन दोनों का कोरिलेशन आपस में क्या मिल रहा है। अब हमने दोनों का करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के साथ रिलेटेड कोवेरिएंस तो देख लिया, लेकिन हम उनका
कोरिलेशन कोफिशिएंट भी देखेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज होता है। हम कहते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रो के साथ शो करते हैं, रो ऑफ एक्स वाई। तो हम कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स और रैंडम वेरिएबल वाई आपस में किस तरह से कोरिलेटेड है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को डिवाइड करवाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के साथ। तो कोवेरिएंस हमने अभी अभी निकाला जो कि हमारे पास 0.135 था, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने अभी निकाला 0.135 था। इस 0.135 को हम x के स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 0.93 है और y के स्टैंडर्ड डेविएशन जो 1.11 है, इससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.1295 मिलता है। अब ये वैल्यू जो है ये 0 के आसपास ही है, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों ब्रांचेस के दरमियान, यानी कि ये है कि एक ब्रांच पे ज्यादा सेल हो रहा है तो दूसरी पे भी तकरीबन थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि उस दिन दूसरी ब्रांच पे भी ज्यादा जो है वो सेल हो। यानी कि हो सकता है कि वीकेंड है तो उसमें जेनेवा वाली ब्रांच जो है वो 2 गाड़ियां सेल कर रही है जो कि एक ज्यादा सेल है उसकी, ठीक है। तो उस दिन हम ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज वीकेंड वाले दिन सरातोगा वाली ब्रांच ने भी 3 या 4 गाड़ियां सेल की होंगी, बट वी हैव अ लेस श्योरिटी ऑफ दैट थिंग कि हाँ इस तरह से होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इतना बड़ा वैल्यू नहीं आया, ठीक है, छोटा सा वैल्यू आया है, लेकिन वो छोटा वैल्यू भी पॉजिटिव है, जो कि ये बता रहा है कि दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। हम यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे हैं कि देखें अगर हमारे इसी कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि रो एक्स वाई जो हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू अगर +1 आती है या +1 के बहुत करीब आती है तो इसका मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल्स, दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी फॉर श्योर उसके साथ साथ इंक्रीज होती रहेगी। अगर इसी कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर -1 आ जाए या उसके बहुत करीब आ जाए तो इसका मतलब दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर एक रैंडम वेरिएबल या एक क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है तो दूसरी उसके साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और अगर ये 0 आ जाती है कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हम कहेंगे कि दोनों चीजें आपस में टोटली इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक रैंडम वेरिएबल एक क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है दैट वुड नेवर अफेक्ट the count or the quantity uh, the second one that we have, ठीक है। वो उसने डिक्रीज होना है या इंक्रीज होना है वो खुद होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूलाज आपने अपने जहन में रख लेने हैं कि वेरिएंस के लिए, कोवेरिएंस के लिए हम एक ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, दूसरा हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये एग्जांपल हम कर चुके हैं अभी अभी। और then you have summary and some other examples following you। इनको आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देख लें एक बार। अगर कोई भी परेशानी होती है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली, बता दीजिएगा या तो हम उसको वहीं पे क्लियर कर लेंगे और वी वुड हैव अ स्मॉल ट्यूटोरियल और अ Zoom सेशन ऑन इट, ठीक है। टेक केयर, हाफिज।